हेलो बच्चों, आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपके 9th क्लास के इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 संसाधन के रूप में लोग। इस चैप्टर में वो सभी एनसीईआरटी के पॉइंट्स जो आपको याद करने के लिए आवश्यक है वो पहले से अंडरलाइन कर लिए गए हैं। आप अगर इन पॉइंट्स को याद कर लोगे तो आपके एग्जाम की 100% तैयारी हो जाएगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। इस वीडियो बनाने के 3 मेजर बेनिफिट हैं। एक तो पहला, अगर आप पूरा वीडियो देखते हो तो आपका पूरा चैप्टर पॉइंट टू पॉइंट कवर हो जाएगा। दूसरा बेनिफिट है आपका एक नोट्स के फॉर्म में बन जाएगा जब आप चाहो, जिसे रिवाइज कर सकते हो। और तीसरा, इन पॉइंट्स के माध्यम से आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी आपके इन्हीं पॉइंट्स में कवर हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट से। आपका पहला पॉइंट है संसाधन के रूप में लोग का क्या अर्थ होता है। अगर पेपर में पूछा जाए संसाधन के रूप में लोग का क्या अर्थ है, संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हो, तो आप लिखोगे संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। अर्थात किसी देश के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है किसी देश की, जो देश के लिए काम कर रहे हैं, जैसे आपके फादर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। तो जो लोग देश के लिए काम करते हैं वो एक्चुअल में देश के लिए संसाधन है। तो संसाधन के रूप में लोग का अर्थ उन लोगों से है जो देश में वर्क करते हैं, काम करते हैं, इनकम कमाते हैं। हम सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है मानव पूंजी निर्माण क्या होता है। मानव पूंजी निर्माण किसे कहते हैं, मानव पूंजी निर्माण से आप क्या समझते हो। तो आप आंसर लिखोगे जब इस विद्यमान मानव संसाधन को, अर्थात मनुष्य जो एक संसाधन है, और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाता है। जब मनुष्य को हम अधिक शिक्षित करेंगे और उन्हें अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था देंगे तब उसे मानव पूंजी निर्माण कहेंगे। तब क्योंकि वो विकसित होगा और वो हमारे लिए एक मानव पूंजी निर्माण बन जाएगा जो भौतिक पूंजी निर्माण की भांति ही देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। और जब वो मानव पूंजी निर्मित हो जाएगा तो भौतिक पूंजी, जैसे कि हमारे पे पैसा है, प्रॉपर्टी है, उनकी तरह ही ये भी देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। तो जब मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा और स्वास्थ्य द्वारा और अधिक विकसित किया जाता है, उसे डेवलप किया जाता है, तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, जो अन्य पूंजी के, जो भौतिक पूंजी अन्य पूंजी के निर्माण की तरह ही देश की उत्पादक क्षमता में वृद्धि करता है। तो 2 बातें आपने पढ़ी। पहला पॉइंट आपने पढ़ा मानव के रूप संसाधन के रूप में लोग का अर्थ क्या होता है, फिर आपने सेकंड पॉइंट पढ़ा मानव पूंजी निर्माण का अर्थ क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसमें वो सभी पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने चाहिए, जो इन पॉइंट्स को आप तैयारी करके आपको जाना चाहिए। मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है। ये पॉइंट क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि भूमि पूंजी, भौतिक पूंजी में और मानव पूंजी में सबसे श्रेष्ठ क्या है, तो आप उत्तर दोगे मानव पूंजी सबसे श्रेष्ठ है। मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है क्योंकि मानव पूंजी भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। जो मानव संसाधन होगा वो भूमि का उपयोग भी कर पाएगा और जो पूंजी है, पैसे है, उसका भी सही इस्तेमाल कर पाएगा। भूमि और पूंजी अपने आप उपयोग नहीं हो सकते, जबकि भूमि और पूंजी जो है वो अपने आप कोई उपयोग नहीं लाया जा सकता है, उसका मानव सही प्रकार से उपयोग कर सकता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मानव पूंजी, भूमि पूंजी और भौतिक पूंजी में सबसे श्रेष्ठ कौन सा है, तो आप उत्तर दोगे मानव पूंजी सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। ये जो मानव होगा, मनुष्य जो होगा, वो भूमि का भी सही उपयोग कर सकता है, पैसों का भी सही उपयोग कर सकता है, लेकिन भूमि और पूंजी जो पैसे हैं वो अपने आप को उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए मानव पूंजी सबसे श्रेष्ठ है। यह आपका तीसरा पॉइंट था कि तीनों में सबसे श्रेष्ठ कौन सा है, तो आप उत्तर दोगे मानव पूंजी। अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट इस चैप्टर में क्या है। देखिए इसमें बहुत सारी बीच बीच में कहानियाँ भी दे रखी है, तो ये कहानियाँ आवश्यक नहीं है आपको पढ़ना है, क्योंकि कहानियों से कुछ आता नहीं है। तो जो एग्जाम में आता है वो सभी पॉइंट्स है इसके अंदर, तो आपको इन पॉइंट्स की ओर फोकस करना है, इन पॉइंट्स की ओर तैयारी करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया है, अर्थात एक बच्चा जिसकी शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर पैसा खर्च किया गया है, निवेश किया गया है, उसके माँ बाप ने उस पर पैसा खर्च किया है, भविष्य में उच्च आय और समाज को बेहतर योगदान
के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है। अगर किसी बच्चे पर, उसकी शिक्षा पर, उसके स्वास्थ्य पर निवेश किया जाए, पैसे खर्च किया जाए, सही रूप से पैसा खर्च किया जाए, तो भविष्य में जब वो बड़ा होगा तो उच्च आय अर्जित करेगा और समाज को बृहद योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल देगा, रिटर्न देगा, सोसाइटी को सुधारेगा, अपने आप को भी सुधारेगा और सोसाइटी को भी वो प्रतिफल देगा, रिटर्न देगा, जिससे समाज में सुधार होगा। तो ये पॉइंट्स क्यों बताए गए हैं? अगर आपसे पूछा जाए शिक्षा का क्या योगदान है, तो एक आप इसमें लिखोगे, एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा पर निवेश किया गया है, भविष्य में उच्च आय समाज को बृहद योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है। और यही अगर पूछा जाए कि स्वास्थ्य का क्या महत्व है, तो शिक्षा की जगह आप स्वास्थ्य लिख सकते हो कि एक बच्चा जिसकी स्वास्थ्य पर निवेश किया गया है, भविष्य में उच्च आय समाज को बृहद योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है। तो अगर एग्जाम में आए कि शिक्षा का क्या महत्व है, तो भी आप आंसर ये वाला पॉइंट लिख सकते हो, और अगर पूछा जाए स्वास्थ्य का क्या महत्व है, तो भी आप ये वाला पॉइंट दे सकते हो। जैसे आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है कि शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या महत्व है, तो वो वाला पॉइंट आप लिख सकते हो। जापान का एक एग्जाम्पल है, एक अक्सर एग्जाम में आता है, जापान जैसे देशों ने मानव संसाधन पर निवेश किया है, उसके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था, या विकसित धनी देश बना। वो कैसे धनी देश बना? अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जापान जैसा देश जिसके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है, फिर भी वो बहुत अमीर देश है, बहुत पैसा है उनके पास, बहुत विकसित देश है, ऐसा क्यों? तो आप आंसर लिखोगे, उन्होंने लोगों के में विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया है। जापान ने सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया शिक्षा और स्वास्थ्य पर। उन लोगों ने भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग किया है। जब उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्च किया गया, तो उन लोगों ने वहाँ की भूमि और वहाँ के जो पैसे हैं, उन संसाधनों का सही पूर्वक प्रयोग किया। इन लोगों ने जो कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की, उसी से ये देश धनी विकसित बने, इससे ये देश धीरे धीरे अमीर हो गया, विकसित हो गया। तो अगर जापान का एग्जाम्पल पूछा जाए कि जापान जैसा देश जिसके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है, फिर भी वो विकसित क्यों है, तो आप लिखोगे क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, उन पर, उनकी शिक्षा पर, उनके स्वास्थ्य पर निवेश किया गया। उन लोगों ने भूमि और पूंजी का सही प्रकार से प्रयोग किया, जिससे देश बहुत ज़्यादा प्रगतिशील हुआ और बहुत ज़्यादा विकसित हो गया। तो ये एग्जाम्पल है जापान का। अगर पेपर में जापान के बारे में पूछे, तो आपको ये पॉइंट जापान के लिए लिखना है। अब हम बात करेंगे बच्चों कि आर्थिक क्रियाओं के प्रकार। आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी प्रकार की होती है, कौन कौन सी आर्थिक क्रियाकलाप की जाती है। तो विभिन्न क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्रों, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय में वर्गीकृत किया गया है। अर्थात 3 प्रकार की क्रियाकलाप होती है। एक होती है प्राथमिक क्रियाकलाप, एक होती है द्वितीय क्रियाकलाप और एक होती है तृतीय क्रियाकलाप। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कौन आते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन एवं उत्खनन शामिल है। यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो आंसर है, ये आपके प्राथमिक क्षेत्र के हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन से लोग आते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र में वो लोग आते हैं जो कृषि करते हैं, वानिकी करते हैं, पशुपालन करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, खनन और उत्खनन आदि करते हैं। ये सब व्यक्ति प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। फिर द्वितीय क्षेत्र में कौन आते हैं? तो द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण शामिल है, यानी मैन्युफैक्चरिंग। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, विनिर्माण करते हैं, ऐसे उद्योग धंधों में लगे हुए, फैक्ट्रियों में लगे हुए हैं, जो किसी चीज़ को निर्माण करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, वो लोग द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। फिर अगला तीसरा पॉइंट, तृतीय क्षेत्र में कौन आते हैं? तो तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सेवाएं इत्यादि शामिल किए जाते हैं। तो बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि तृतीय क्षेत्र में कौन सा व्यक्ति आते हैं, तो वही लोग जो व्यापार करते हैं, परिवहन के काम में लगे हुए, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सेवाएं, जो लोग सेवाएं प्रदान करते हैं, वो सभी तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो 3 प्रकार के क्रियाकलाप होता है। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, एक होता है द्वितीय क्षेत्र और एक होता है तृतीय क्षेत्र। आई होप आप समझ आ गया। 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। अब आगे बढ़ते हैं। इस क्षेत्र में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्य वर्धन करते हैं। ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, आर्थिक क्रियाओं से आप क्या समझते हो, आर्थिक क्रियाओं का अर्थ बताइए, तो आपका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक होना चाहिए। इन क्षेत्रक में, क्षेत्रक का अर्थ है यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र।
इस क्षेत्र में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। जो लोग प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र किसी एक क्षेत्र में काम करते हैं तो उनके क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। या तो वस्तु उत्पन्न होती है या सेवाएं उत्पन्न होती है। ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में अर्थात इंडिया के टोटल इनकम में वृद्धि करता है। ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। तो ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आंसर है, ये आंसर है आर्थिक क्रियाकलाप क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। ये क्रियाकलाप जो वस्तुओं और सेवा का उत्पादन करते हैं और जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, इसे आर्थिक क्रियाकलाप कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे यहाँ से। आर्थिक क्रियाकलाप दो प्रकार के होते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप जो आपने पढ़ा, आर्थिक क्रियाएं दो प्रकार की होती है। एक होती है बाजार क्रियाएं, एक होती है गैर बाजार क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं दो प्रकार की होती है। एक होती है बाजार क्रियाएं, एक होती है गैर बाजार क्रियाएं। अब हम इन दोनों पे डिस्कस करेंगे कि बाजार क्रियाएं क्या है और गैर बाजार क्रिया क्या है। तो सबसे पहले बाजार क्रियाएं पढ़ते हैं कि बाजार क्रियाएं क्या होती है। तो बाजार क्रियाएं, यहां से आपका आंसर शुरू होगा। बाजार क्रियाओं का आंसर, बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। जी हाँ, बाजार क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिसमें वेतन या किसी न किसी रूप से लाभ के उद्देश्य से क्रियाएं की जाती है। और इसमें दूसरा पॉइंट लिखोगे, इसमें सरकारी सेवा सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन भी शामिल है। अगर कोई सरकारी सेवा कर रहा है, सरकारी नौकरी है, तो वो भी सभी सेवाएं भी इसी के अंदर आएगा। तो बाजार क्रियाएं वो क्रियाएं जिसमें वेतन या लाभ प्राप्त होता है और इसमें सरकारी सेवा सहित वस्तुओं का उत्पादन भी शामिल है। ये आपके दो पॉइंट होंगे, बाजार क्रियाएं, पहले यहां से यहां तक और दूसरा पॉइंट यहां से लेकर यहां तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैर बाजार क्रियाएं क्या होती है। तो गैर बाजार क्रियाओं से अभिप्राय स्व उपभोग के लिए उत्पादन है। गैर बाजार क्रियाएं बच्चों वो क्रियाएं होती हैं जो स्व उपभोग के लिए होती है, जिसका उत्पादन खुद के लिए किया जाता है। जो हमें खुद के लिए उत्पादन करना है वो हमारी गैर बाजार क्रियाएं होती है। इसमें ये दूसरा पॉइंट होगा। इसमें प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आता है। अर्थात हमारे पास अगर कोई घर है, हम उस घर में रहते हैं, तो वो हमारे लिए, अगर उसके लिए हमें किराया नहीं देना पड़ता किसी के लिए, तो वो हमारे लिए होगा गैर बाजार क्रियाएं। हमारे मम्मी हमारे लिए भोजन बनाती है, तो वो हमारे लिए होगा गैर बाजार क्रियाएं। अगर कोई शिक्षक है वो अपने बच्चों को पढ़ाता है, खुद के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो होगा उनके लिए गैर बाजार क्रियाएं। तो दो प्रकार की क्रियाएं होती है बच्चों। आर्थिक क्रियाएं दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी बाजार क्रियाएं, एक होती है गैर बाजार क्रियाएं। तो दो पॉइंट आपने बाजार क्रियाओं के बारे में जाना और फिर दो पॉइंट आपने गैर बाजार क्रियाओं के बारे में जाना। तो याद रखना, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिक्षा। शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बेहतर उपयोग में सहायता करती है। एग्जाम में पूछा जाता है शिक्षा का क्या योगदान है, तो आपको याद होगा मैंने एक पॉइंट अभी आपको ऊपर बताया था, ये दूसरा पॉइंट होगा। शिक्षा का क्या महत्व है, तो शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बेहतर उपयोग में सहायता करती है। अर्थात जब आप पढ़ लिख जाओगे और किसी बड़े पोस्ट पर जाओगे तो वो आपके आर्थिक अवसरों को बढ़ाएगा, या आप बड़ी नौकरी करोगे या बड़ा बिजनेस करोगे तो आपके आर्थिक अवसरों को बढ़ाएगा। तो शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बेहतर उपयोग में सहायता करती है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर है। भारत की एक समस्या है, यहाँ की जो महिलाएं हैं, जो अधिकांश महिलाएं हैं, वो बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम पारिश्रमिक दिया जाता है, जिसके कारण पुरुषों की अपेक्षा उन महिलाओं को कम पारिश्रमिक दिया जाता है, वेतन कम दिया जाता है। जहाँ पर वो महिलाएं काम करती है, जहाँ पर उनके पास शिक्षा कम है या उनका कौशल निम्न स्तर का है, तो उनको पुरुषों की अपेक्षा कम वेतन दिया जाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि महिलाओं को कम वेतन क्यों दिया जाता है, तो आप आंसर लिखोगे क्योंकि उनके पास कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर होता है। लेकिन बच्चों ऐसा कंपलसरी नहीं है। कुछ महिलाओं ने सामान्य नौकरी के अलावा प्रशासनिक और अन्य सेवाओं भी प्रवेश किया है, तो वहाँ पे जो उनको वेतन मिलता है वो बराबर मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, जनसंख्या की गुणवत्ता। देखिए हेडिंग है जनसंख्या की गुणवत्ता। किसी देश की जनसंख्या की गुणवत्ता कैसे पता लगेगा कि किसी देश की जनसंख्या की गुणवत्ता अच्छी है या उसकी जनसंख्या की जो गुणवत्ता है वो खराब है। तो जनसंख्या की गुणवत्ता 3 स्तरों से पता लगता है। पहला साक्षरता दर, दूसरा जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। तो बच्चों जनसंख्या की गुणवत्ता, किसी देश की जनसंख्या की गुणवत्ता 3 चीजों से पता लगती है। पहला साक्षरता दर, दूसरा जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और तीसरा देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। तो जनसंख्या की गुणवत्ता हमें 3 चीजों से डिसाइड करना होता है। एक उसका साक्षरता दर, दूसरा उसका स्वास्थ्य और तीसरा उसका कौशल, किसी व्यक्ति का कौशल। अब हम बात करेंगे शिक्षा का क्या महत्व है। तो आपको याद होगा कि मैं 2 पॉइंट ऑलरेडी आपको शिक्षा के बारे में बता चुका हूँ। एक पॉइंट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, दूसरा पॉइंट शिक्षा का महत्व आप ये लिखोगे, शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बेहतर उपयोग में सहायता करती है। और नेक्स्ट पॉइंट, जब शिक्षा का उपयोग पूछे, शिक्षा का महत्व पूछे, तो शिक्षा का तीसरा पॉइंट लिखोगे, समाज के विकास में भी शिक्षा का योगदान होता है। और 4th पॉइंट लिखोगे, यह राष्ट्रीय आय और संस्कृति समृद्धि में वृद्धि करती है और प्रशासन की कार्य क्षमता बढ़ाती है। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट्स है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए शिक्षा का क्या महत्व है, तो 2 पॉइंट तो आप ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हो। तीसरा पॉइंट आप लिखोगे समाज के विकास में शिक्षा का योगदान है, और राष्ट्रीय आय, संस्कृति समृद्धि और इसके अलावा प्रशासनिक क्षमता को भी शिक्षा बढ़ाती है। तो एक तरह से 5 पॉइंट आपको हो गए। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए शिक्षा का महत्व, योगदान, तो ये 5 पॉइंट्स आप लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ से डिस्कस करेंगे कि सरकार ने, गवर्नमेंट ने शिक्षा को बढ़ाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं, ऐसे कौन कौन से स्टेप हैं जो गवर्नमेंट ने उठाए हैं शिक्षा को बढ़ाने के लिए। तो पहला पॉइंट आप लिखोगे, प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे प्रगति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की गई। गवर्नमेंट ने प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय की स्थापना की है। तो पहला पॉइंट आप लिखोगे, सरकार का पहला योगदान हो गया। दूसरा पॉइंट आप लिखोगे 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। तो दूसरा पॉइंट आएगा सर्व शिक्षा अभियान। पहला पॉइंट आपका क्या था, जो सरकार ने हर जिले में नवोदय स्कूल खोले हैं। दूसरा पॉइंट आप लिखोगे सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें सरकार ने 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, मुफ्त शिक्षा का प्रावधान रखा है कि सभी 14 साल तक के बच्चों को भारत में मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। तीसरा पॉइंट आप लिखोगे, प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लॉटो शिविर प्रारंभ किए गए। अर्थात प्राइमरी स्कूल यानी 1 से लेकर 5वीं क्लास तक के बच्चों को बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लॉटो शिविर, जिनके नाम काट दिए गए उनको वापस स्कूल में बुलाया गया, प्रारंभ किए गए। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे, कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने, बच्चों के धारण तथा उनकी पोषण स्थिति में सुधारने के लिए दोपहर का भोजन की योजना कार्यान्वित की गई। मिड डे मील आप अच्छे से जानते होंगे, स्कूलों में मिड डे मील मिलता है। तो बच्चों की संख्या को बढ़ाने के लिए मिड डे मील जैसे योजना बनाई गई। तो ये सभी आपको पॉइंट्स लिखने हैं अगर आपसे पूछा जाए कि सरकार ने शिक्षा को बढ़ाने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स ऐड करे हैं, सरकार ने कौन कौन से स्टेप उठाए। एक पॉइंट आप और लिख सकते हो, पिछले 50 वर्षों में विशेष क्षेत्रों में उच्च शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। अर्थात जो बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थाएं और विश्वविद्यालय है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो ये सभी स्टेप जो है वो गवर्नमेंट ने उठाए। क्यों उठाए? शिक्षा को बढ़ाने के लिए। अब आपने देखा कि बीच में मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया। ये पॉइंट्स बच्चों वहां पर आएगा जिसमें था शिक्षा का महत्व। देखिए इसमें जो पॉइंट्स है वो बिखरे हुए हैं, कुछ पॉइंट शुरू में है, कुछ पॉइंट उस टॉपिक में है, कुछ पॉइंट उस बात के हैं। तो हमारा काम है उन सभी पॉइंट्स को आपको सही जगह पे बताना ताकि आपका आंसर बहुत अच्छा हो। ये वाला पॉइंट जो छोड़ा है ये छोड़ा नहीं है, ये वाला पॉइंट उस वाले टॉपिक में आएगा जिसमें आएगा शिक्षा का क्या महत्व है। तो 5 पॉइंट तो आप ऑलरेडी कर चुके थे, इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो। साक्षरता प्रत्येक नागरिक को न केवल अधिकार बल्कि यह अधिकार है बल्कि यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने तथा अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य भी है। अर्थात शिक्षा जो होता है वो हमारे कर्तव्य
और अधिकार जो हैं उनमें एक सामंजस्य स्थापित करता है। हमें अपने कर्तव्यों का भी पता लगता है कि हमारे देश के नागरिक होने का हमारे क्या कर्तव्य हैं, और इसके अलावा हमें अधिकारों के बारे में पता लगता है कि हमारे कौन कौन से अधिकार हैं। तो शिक्षा का एक और महत्व पता लग गया कि हमें कर्तव्यों के बारे में बताता है और इससे हमारे अधिकारों की रक्षा भी होती है। तो ये वाला पॉइंट जो आएगा वो शिक्षा के महत्व में आएगा। बाकी जो पॉइंट मैंने आपको बताया जिसमें आपका था प्रत्येक जिले में नवोदय स्कूल, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, उसके बाद सब शिक्षा अभियान, फिर आपको बताया सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल लौटो शिविर, फिर आपको बताया मिड डे मील, फिर पिछले 50 सालों में विश्वविद्यालयों में जो विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ी है। ये सब पॉइंट्स आपको लिखने हैं जब आपसे पूछा जाए कि शिक्षा को बढ़ाने के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, तो ये वाले पॉइंट्स आएंगे कि सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं स्वास्थ्य, कि स्वास्थ्य की क्या भूमिका होती है, स्वास्थ्य क्यों लाभदायक है। तो पहला पॉइंट आप लिखोगे, किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। अर्थात किसी व्यक्ति का जो स्वास्थ्य होगा वो उसकी क्षमता को, उसकी पावर को बढ़ाएगा और बीमारी से लड़ने की उसे ताकत भी देगा। दूसरा पॉइंट लिखोगे, ऐसा कोई भी अस्वस्थ स्त्री पुरुष संगठन के समग्र विकास में अपने योगदान को अधिकतम करने में सक्षम नहीं होगा। अर्थात कोई व्यक्ति बीमार है तो वो उस संगठन को, किसी व्यवसाय को अच्छे तौर पर नहीं चला पाएगा। और तीसरा पॉइंट लिखोगे, स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है। स्वास्थ्य से हम अपना कल्याण भी कर सकते हैं, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तभी वर्क कर पाएंगे, अपने देश के लिए और खुद के लिए भी काम कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चों कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर क्या होता है? शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय 1 वर्ष में 1 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु से है। अर्थात वह बच्चा जिसकी एज अभी 1 साल नहीं हुई और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई तो उसे शिशु मृत्यु दर कहेंगे। तो शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय 1 वर्ष से कम आयु के 1 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु से है। जन्म दर क्या होता है? तो जन्म दर से अभिप्राय एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या, अर्थात 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। 1000 व्यक्तियों पर 1 साल के अंदर 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। इसी प्रकार मृत्यु दर क्या होती है? तो मृत्यु दर का अर्थ होता है 1 साल के अंदर 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले लोगों की संख्या। 1 साल के अंदर 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। तो यहाँ 3 परिभाषा दिया हुआ है, एक शिशु मृत्यु दर, एक जन्म दर और एक मृत्यु दर। ये इनकी डेफिनेशन आप ज्योग्राफी में देखोगे, वहाँ भी मैंने दे रखा है क्योंकि वहाँ पे अच्छे से दिया हुआ ऑलरेडी। बेरोजगारी क्या है? बेरोजगार कौन है? किसे कहेंगे बेरोजगार? बेरोजगार का अर्थ क्या होता है? बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके। अर्थात सिंपल शब्दों में आपको बताऊं, बेरोजगार वह व्यक्ति है जो काम तो करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिल पा रहा है, उसे बेरोजगार कहते हैं। कोई पर्सन है ए, वो काम करना चाहता है परंतु वो रोजगार को नहीं पा पाता क्योंकि उसमें कौशल की कमी है। तो किसी कारणवश कोई व्यक्ति जब काम करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता तो उसे बेरोजगार कहेंगे। बेरोजगार का समझ में आ गया? जो व्यक्ति काम करने के इच्छुक है लेकिन उसे काम नहीं मिलता उसे बेरोजगारी कहेंगे। भारत में बच्चों बेरोजगारी 3 प्रकार की होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रचंड बेरोजगारी। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे 2 प्रकार की है, एक मौसमी और प्रचंड बेरोजगारी, और शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी। तो भारत में देखा जाए तो 3 प्रकार की बेरोजगारी है, मौसमी बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी, ये तो ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, और शिक्षित बेरोजगारी ये शहरी में होता है। तो हम तीनों को बारे में पढ़ेंगे कि तीनों में क्या फर्क है। सबसे पहले मौसमी बेरोजगारी, कि मौसमी बेरोजगारी का क्या अर्थ होता है। तो ये आप देखोगे एग्जाम में, इन तीनों में से हर साल कुछ ना कुछ एग्जाम में जरूर आता है। तो मौसमी बेरोजगारी तब होता है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अर्थात लोगों के साल में कुछ समय तो काम मिलता है और बाकी समय उन्हें काम नहीं मिल पाता। कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या से जूझते हैं। इस प्रकार जो समस्या किनके साथ होती है? जो कृषि के क्षेत्र में लगे हुए हैं। वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होते हैं जब बुआई, कटाई, निराई
और गहाई होती है। अर्थात साल के कुछ समय में जब बुआई, कटाई, निराई होती है तब तो ये लोग बिजी होते हैं। कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित लोगों को अधिक काम नहीं मिल पाता, और जब ये सब काम खत्म हो जाते हैं तो इन लोगों को काम नहीं मिल पाता। इन्हें बोलेंगे मौसमी बेरोजगारी। अर्थात वो बेरोजगारी जो मौसम पर डिपेंड होता है उसे मौसमी बेरोजगारी कहेंगे। तो इसमें आप 3 पॉइंट्स लिख सकते हो। पहला पॉइंट आप लिख सकते हो कि जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार नहीं मिल पाता उन्हें मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस वजह की समस्या से जूझते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होते हैं जब बुआई, कटाई, निराई और गहाई होती है। कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित लोगों को अधिकतर काम नहीं मिल पाता। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो कि मौसमी बेरोजगारी के अंदर आएगा। दूसरा आता है प्रच्छन्न बेरोजगारी की। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या अर्थ होता है? आप देखोगे इन तीनों बेरोजगारी में एक पॉइंट हर साल किसी न किसी एग्जाम में जरूर आता है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसे छुपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में छुपी हुई बेरोजगारी भी इसे कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, उनके पास भूखंड होता है जहां पर उन्हें काम मिलता है। अर्थात वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम करते हुए दिखाई तो देते हैं लेकिन एक्चुअल में उनसे कोई काम नहीं हो रहा। ऐसा प्रायः कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है। ऐसा उन क्षेत्रों में होता है जो अधिकतर कृषि में लगे हुए हैं। किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता होती है लेकिन उसमें 8 लोग लग रहे हुए हैं, तो इसमें 3 लोग जो है वो अतिरिक्त है, एक्स्ट्रा है। अगर 3 लोगों को हटा भी दिया जाए तो खेत की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। अर्थात अगर उन 3 लोगों को हटा दिया जाए तो खेतों के उत्पादन है वो जैसी थी वैसी रहेगी। खेत में 5 लोगों के काम की आवश्यकता है और 3 अतिरिक्त लोग प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। प्रच्छन्न बेरोजगार को छुपी बेरोजगारी कहते हैं, जिसमें जरूरत से ज़्यादा लोग काम पर लगे होते हैं, उन्हें प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि एक खेत में 8 लोग काम कर रहे हैं, अगर हमने 3 व्यक्ति को हटा दिया तो खेत का उत्पादन जैसा था वैसा ही रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जो 3 लोग हटाए हमने वो प्रच्छन्न बेरोजगार थे, वो छुपे हुए बेरोजगार थे। अब बात करेंगे शिक्षित बेरोजगारी की। शिक्षित बेरोजगारी क्या होता है? तो पहला पॉइंट लिखोगे शहरी क्षेत्रों में मामले में शिक्षित बेरोजगारी एक समान परिघटना बन गई है। दूसरा पॉइंट लिखोगे मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रीधारी अनेक युवक रोजगार पाने में असमर्थ है। जो मैट्रिक है, स्नातक है, ग्रेजुएशन हो गए, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गए, डिग्री है कईयों के पास, ऐसे युवा को भी रोजगार आजकल नहीं मिल पा रहा है। एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि मैट्रिक की तुलना में जो स्नातक और स्नातकोत्तर युवक में बेरोजगारी अधिक तेजी से बढ़ी है। अर्थात जो बच्चे 10th में हैं उनके मुकाबले जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनमें जो बेरोजगारी की संभावना है वो अधिक तेजी से बढ़ रही है। तो शहरी बेरोजगारी में 3 पॉइंट आएगा कि शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी अधिकतर है। दूसरा, मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री युवाओं को भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तीसरा पॉइंट आप लिखोगे कि मैट्रिक की तुलना में जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे होते हैं उनमें बेरोजगारी की संख्या तेजी से बढ़ी है। तो 3 प्रकार की बेरोजगारी आपने देखी। पहला बेरोजगारी था मौसमी बेरोजगारी, फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी, फिर शिक्षित बेरोजगारी। अब हम बात करते हैं बेरोजगारी से क्या नुकसान है, बेरोजगारी से कौन कौन सी हानियां हैं। तो बेरोजगारी से जो पहली हानि है, बेरोजगारी से जब बेरोजगारी हो जाती है तो उससे बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। पहला पॉइंट लिखोगे कि बेरोजगारी से जो जनशक्ति है, लोगों की शक्ति है और उसके संसाधन की बर्बादी होती है। दूसरा पॉइंट लिखोगे युवकों में निराशा और हताशा की भावना होती है। तीसरा पॉइंट लिखोगे लोगों के पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त मुद्रा, पैसे नहीं होते हैं। ये 3 पॉइंट हो गए कि जनशक्ति की हानि होती है, युवकों में निराशा, हताशा होता है, लोगों के पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। 4th पॉइंट लिखोगे बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है, आर्थिक रूप से बोझ बढ़ता है देश पर। 5th पॉइंट लिखोगे कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगार की निर्भरता बढ़ती है। अर्थात जो व्यक्ति काम कर रहा है उस पर बोझ बढ़ता है क्योंकि बेरोजगारी की संख्या बढ़ती है। अगला पॉइंट लिखोगे किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी से उस व्यक्ति के जीवन पर तो बुरा प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, साथ में समाज की गुणवत्ता पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा आप लिख सकते हो कि किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अहितकारी प्रभाव पड़ता है। ना केवल व्यक्ति पर बल्कि देश की जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर भी बेरोजगारी का
अहितकारी प्रभाव पड़ता है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको लिखना है जब आपसे पूछा जाए बेरोजगारी से हानियां, कि बेरोजगारी से कौन कौन सी हानियां होती है। तो 3 पॉइंट्स तो ये हो गए, 3 पॉइंट्स ये हो गए और 1 पॉइंट्स ये हो गया। तो 6-7 पॉइंट्स काफ़ी हैं अगर आपसे पूछा जाए बेरोजगारी से हानियां क्या होती है। तो ये पूरा चैप्टर था जिसमें हमने डिस्कस किया पूरे चैप्टर के बारे में, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया। अब हम देखते हैं कि क्या इन पॉइंट्स के माध्यम से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कवर कर पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है संसाधन के रूप में लोग। याद करो, आप सबसे पहले यही पॉइंट पढ़ा था, संसाधन के रूप में लोग। तो ये कवर हो चुका है। मानव संसाधन, भूमि और भौतिक पूंजी अन्य संसाधनों से कैसे भिन्न, मैंने आपको बताया था कि सबसे श्रेष्ठ मानव संसाधन है क्योंकि वो भूमि और भौतिक पूंजियों का इस्तेमाल करना जानता है, जबकि भूमि और भौतिक पूंजी अपना आप इस्तेमाल नहीं हो सकते। तीसरा, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है। तो शिक्षा की मैंने आपको 5-6 पॉइंट बताए थे। मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है, स्वास्थ्य के 3 या 4 पॉइंट्स आपको बताए थे। तो आपने देखा अब तक के सारे पॉइंट्स हमारे कवर हो रहे हैं इन क्वेश्चनों में। किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका, यहाँ भी आपको स्वास्थ्य की भूमिका ही लिखनी है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाएं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। महिलाओं को निम्न वेतन वाले कार्य में नियोजित होती हैं, क्यों, मैंने आपको बताया था। बेरोजगारी का क्या अर्थ होता है, प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है। तो आपने देखा क्या हुआ, जब हमने चैप्टर पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया तो सारे क्वेश्चन अब तक जितने भी थे आपको 10 तक ही करने इसमें, क्योंकि बाकी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप 10 तक याद करने वाले क्वेश्चन 10 तक ही शुरू के। तो आपने देखा 10 के 10 क्वेश्चन जो याद करने वाले थे वो सब के सब पॉइंट्स टू पॉइंट्स हमारे पूरे चैप्टर में ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। तो आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। इस प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस प्रकार के कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन के द्वारा सबसे पहले आपको मिल जाए।